मेरा नाम सुमन है। आज मेरी शादी का दिन है। मेरे घर में सारी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मेरे पिता ने मुझे बीए तक पढ़ाने के बाद मेरी शादी तय कर दी। मेरे गांव में ऐसा ही होता है। यहाँ पर लड़कियों को बहुत कम ही पढ़ाया लिखाया जाता है और 18 साल की उम्र होते ही उन्हें ब्याह दिया जाता है। मेरे पिता ने फिर भी मुझे ग्रेजुएशन तक पढ़ने दिया, वरना बहुत सी लड़कियां तो मेरे गांव में ऐसी भी हैं जो 12वीं तक ही पढ़ पाई थीं। मेरी शादी मुझसे ऊंचे परिवार में हो रही थी। हम लोग गरीब परिवार से संबंधित हैं। मेरा एक छोटा भाई और मैं ही हूँ। मैंने भी अपनी शादी के कई सपने देख रखे हैं, क्योंकि शादी से पहले तो मैं अपने मन की कोई भी चीज़ नहीं कर पाई। तो मेरी माँ ने मुझसे यही कहा कि अब मैं अपनी मन की सारी ख्वाहिशें अपने पति के साथ ही पूरी करूं। मुझे उम्मीद भी यही थी कि मेरा पति मेरी इच्छाओं का मान रखेगा और मेरी भावनाओं को समझेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिनसे मुझे ठेस पहुंच रही थी। मेरे ससुराल वालों को मेरे घर से जो भी शगुन का सामान भेंट में दिया जाता था, तो उसमें वह तरह तरह की कमियां निकालते रहते थे और मेरे पिता से और भी बेहतर चीज़ों की मांग करते थे। मैंने इसलिए कई बार पिताजी से कहा भी कि ऐसे तो ये कभी भी संतुष्ट ही नहीं होंगे। लेकिन पिताजी का कहना था कि वह लोग ऊंचे परिवार के हैं, पैसे वाले हैं, तो थोड़ा बहुत तो हमें उनके आगे झुकना ही पड़ेगा और उनकी इच्छाओं को पूरा करना पड़ेगा। और इसी में हमारी भलाई भी है, क्योंकि मैं तुझे एक अच्छे परिवार में ही ब्याहना चाहता हूँ। एक बार तेरी शादी हो जाए फिर कोई झंझट ही नहीं। फिर तो तुम उस घर की खुद ही बहू बन चुकी होगी। तो जब वह खुद अच्छा खाएंगे पहनेंगे तो तुझे भी तो सारी सुविधाएं देंगे। मुझे भी अपने पिता की बात कभी कभी ठीक लगती, तो कभी कभी मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ना जाने मेरे भविष्य का क्या होगा। जब से मेरी शादी तय हुई है, अभी तक मैंने अपने पति को देखा तक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ यही रिवाज है कि शादी के पहले लड़का लड़की एक दूसरे को नहीं देखते, सिर्फ परिवार वाले ही देखते हैं और उन्हीं की रजामंदी से शादियाँ तय कर दी जाती हैं। मैं तो शुरू से ही दिखने में बहुत खूबसूरत थी, इसीलिए मेरे होने वाले पति रमेश के परिवार वालों ने जब मुझे पहली बार देखा तो पहली नज़र में ही पसंद कर लिया। वह लोग हमारे गांव से काफ़ी दूर के एक शहर में रहते हैं, इसलिए बहुत बड़ी बारात भी मेरे दरवाजे पर नहीं आ रही थी। लेकिन कितने भी कम लोग क्यों ना आ रहे हों, शादी ब्याह में तो बहुत सारा काम बढ़ जाता है। इसलिए मेरे पिताजी सारे इंतज़ामों को लेकर बहुत परेशान हो रहे थे कि ना जाने सब कुछ कैसे निपटेगा और सब अच्छे से होगा भी या नहीं। लेकिन खैर, सब चीज़ें ठीक से हो गईं और मेरी शादी रमेश के साथ हो गई और मैं विदा होकर रेलवे स्टेशन पर आ चुकी थी। मेरा दिल बार बार अपने पति का चेहरा देखने को कर रहा था, लेकिन चेहरा तो छोड़ो, मैं तो अपने पति की झलक तक नहीं देख पा रही थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने एक बड़ा लंबा सा घूंघट मेरे चेहरे पर डाल रखा था और ऊपर से मेरी ससुराल की जो औरतें थीं, मेरी सास, ननद और बाकी के रिश्तेदार, उन्होंने मुझे घेरा हुआ था, जिस कारण मैं अपने पति से ना तो कुछ कह पा रही थी और ना ही उनकी एक झलक देख पा रही थी। फिर मैंने खुद को समझाया कि बस कुछ घंटे की ही बात है। अभी जब हम ट्रेन में बैठ जाएंगे तो उसके बाद तो मेरा पति मेरे पास आ ही जाएगा। तो इसीलिए अब मुझे कुछ घंटे तक का और सब्र रखना होगा। इतनी तसल्ली तो मैं कर ही सकती हूँ। मुझे पता है कि मेरा पति भी मुझे देखने के लिए तड़प रहा होगा, जैसे कि मैं तड़प रही हूँ। मैं मन ही मन बड़ी इतरा रही थी कि जब मेरा पति मुझे पहली बार देखेगा तो मेरी खूबसूरती देखकर वह मुझ में खो ही जाएगा और मेरी न जाने कितनी तारीफें करेगा। मैं मन ही मन ये सारी बातें सोच सोच कर बार बार शर्मा रही थी और खुश हो रही थी। थोड़ी ही देर के बाद हमारी ट्रेन आ गई और हम सब अपने बुक किए हुए डिब्बों में बैठ गए।
लेकिन अभी भी मेरी सास और नंद मेरे साथ फेविकॉल के जैसे चिपकी हुई थीं। वहाँ भी मेरी सास मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, बहू, अपना घूंघट उठाकर जरा मुझे भी तो अपना चेहरा दिखा। मैं भी तो मन भर के देखूं कि मैं अपने रमेश के लिए कैसी लड़की लेकर आई हूँ। उनकी बात पर मैंने धीरे से सर हिलाया और तुरंत ही अपना घूंघट अपने चेहरे से हटा दिया। लेकिन मैंने अपनी नज़रें नीची करके ही रखीं। मेरे चेहरे को देखते ही मेरी सास, नंद और जो रिश्तेदार थी वह कहने लगी कि बहू तो बिल्कुल चांद की जैसी है, हमारे रमेश के भाग्य खुल गए। इस पर तुरंत ही मेरी सास तपाक से बोली, भाग तो इसके खुल गए हैं जो मेरा रमेश इसे मिल गया है, वरना अच्छे अच्छों को मेरा रमेश नहीं मिलता। मेरी सास मुझे समझाते हुए कहने लगी, देख बहू, मेरे रमेश का हमेशा ख्याल रखना और उसकी किसी भी बात को कभी मत काटना। वह जैसा कहे चुपचाप वैसा करना। वह तेरा अब पति है और उसकी हाँ में हाँ मिलाना तेरा फर्ज है। उसे इसीलिए खुश रखना, समझ आया? और घर की जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाना। ज़्यादा नखरे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों की नई नई चोचलेबाजियाँ कोई नहीं देखा करता। इसलिए तू भी ये उम्मीद ना करना कि तू रमेश के साथ नखरेबाजी कर पाएगी। अगर उसे खुश रखेगी तो वह भी तेरा पूरा ख्याल रखेगा। मैंने चुपचाप अपना सर हाँ में हिला दिया। थोड़ी देर में मेरे ससुर भी डिब्बे में आ गए और मेरी सास से कहने लगे कि चलो, अच्छा हुआ जो सब कुछ अच्छे से निपट गया। मेरी सास कहने लगी, हाँ अच्छा तो हुआ, इंतजाम भी इसके बाप ने ठीक ठाक ही किया था। लेकिन ये जो डिब्बा बुक किया है ये कुछ सस्ता नहीं लग रहा। अगर थोड़ा और अच्छा डिब्बा बुक कर देते तो न जाने क्या चला जाता। इस बात पर मेरे ससुर कहने लगे कि अरे अब रहने भी दो, अब तुम ये सारी क्या बातें लेकर बैठ गई। तो मेरी सास कहने लगी कि अरे जो बात है वह कही तो जाएगी ही, आखिर हम लोग बहुत ऊंचे खानदान के हैं तो हमारी किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभी तो कपड़े लत्ते भी देखना बाकी हैं। अगर मुझे जरा सी भी किसी चीज़ में कोई कमी लगी तो मैं इसके बाप को बुलाकर तुरंत ही सारी भरपाई करवा लूँगी। मेरी सास की ये बात सुनकर मेरे ससुर चुपचाप अपना सर हाँ में हिलाकर डिब्बे से बाहर चले गए। फिर वह अपनी बेटी यानी मेरी ननद को देखकर कहने लगी कि चलो, अब जो भी है, अब ये लड़की हमारे घर की बहू है तो जैसी भी है हमें इसे अपनाना ही पड़ेगा। आखिर किया भी क्या जा सकता है, जो जितना मिला है उतने में ही हमें संतुष्ट रहना होगा। मुझे अपनी सास की ये सारी बातें बहुत ही बुरी लग रही थीं, लेकिन मैं उनसे कुछ भी नहीं कह सकती थी। अपमान का घूंट पीकर मैं चुपचाप रह गई। उसके बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे तो पैर बहुत दुख रहे हैं, ले चल अब मेरी थोड़ी देर पैर दबा। आखिर मैं भी अब अपनी बहू के होने का कुछ फ़ायदा तो उठा लूँ। मेरी सास ने तुरंत ही अपने पैर मेरी गोद में रख दिए। मैं भी चुपचाप उनके दोनों पैरों को दबाने लगी और वह बड़े आराम से अपना सर टिकाकर आंख बंद करके झपकी लेने लगी। मैं मन ही मन सोचने लगी कि कहाँ मैं अपने पति से मिलने के ख्वाब देख रही थी और कहाँ ये लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अब तो काफ़ी रात भी हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे डिब्बे से बाहर जाने का नाम तक नहीं ले रहे हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब मुझे इस सब की आदत डालनी होगी, क्योंकि मैं एक संयुक्त परिवार में ब्याह कर जा रही हूँ तो ये सब तो लगा ही रहेगा। खैर, थोड़ी देर के बाद मेरी सास ने कहा, चल अब बस बहुत सेवा कर ली, अब मेरे बेटे की सेवा करना। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि देख, अपने इन सारे गहनों का ख्याल रखना, एक भी गहना इधर से उधर नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह मेरे डिब्बे से बाहर चली गई। मैंने भी चैन की सांस ली। अब रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने धीरे से अपनी चुनरी को हटाकर साइड में रखा और अपने बालों को खोल लिया और खिड़की के पास बैठ गई। बाहर की ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारा मुझे अंदर ही अंदर सुकून सा पहुंचा रहा था।
ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ती ही चली जा रही थी और बाहर दिखती हुई हरियाली, जो कि चांदनी रात में किसी जन्नत जैसी लग रही थी, मेरी आंखों को बहुत ठंडक पहुंचा रही थी। मैं कुछ देर चुपचाप बाहर का नज़ारा देखकर धीरे धीरे गुनगुनाती रही। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि काफ़ी देर हो गई, लेकिन मेरे पति अभी तक मेरे पास क्यों नहीं आए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मुझे डिब्बे के दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। मैं समझ गई कि मेरे पति आ रहे हैं। मैं तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और अपनी चुनरी को धीरे से ओढ़ लिया। मेरे पति अंदर आ चुके थे। उन्होंने अपना सेहरा उतार कर एक तरफ साइड में रखा। मुझे लगा कि अब वह मुझे कुछ न कुछ तो कहेंगे। अब मैं पहली बार अपने पति की आवाज़ सुनूंगी। मैंने अपना सर नीचे कर लिया। उन्होंने अपनी शेरवानी उतार कर एक साइड सामने वाली सीट पर रख दी और वह मेरे पास आकर चुपचाप बैठ गए। उसके बाद उन्होंने धीरे से मेरी गर्दन पर हाथ रखा और मेरे बालों को एक तरफ किया। उनके इस तरह से करने से मेरे पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। ऐसा लगा कि जैसे मुझे 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मेरी आंखें तुरंत ही शर्म से बंद हो गईं। मैं सोचने लगी कि ये क्या, इन्होंने तो आते ही सब कुछ करना शुरू कर दिया। मुझे तो लगा था कि ये मुझसे थोड़ी देर बातें करेंगे और कुछ देर मेरे चेहरे को निहारेंगे, लेकिन इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा, खैर, हो सकता है ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो और इसीलिए इनसे सब्र नहीं हो रहा। उसके बाद मेरे पति ने मुझे घुमाकर अपनी तरफ बिठाया और मेरे चेहरे को दोनों हाथों में लेकर बहुत ध्यान से देखने लगे। मैं मंद मंद मुस्कुरा रही थी। मैंने भी धीरे से अपनी नज़रें उठाईं और एक नज़र अपने पति की तरफ देखा। जब मैंने अपने पति को देखा तो मैं बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि मेरे पति दिखने में बहुत ही हैंडसम थे। जैसा पति मैं चाहती थी, मुझे बिल्कुल वैसा ही पति मिला था। ये देखकर मैं निहाल हो गई थी कि कम से कम भगवान ने मुझे मेरा मन चाहा वर दिया है। वह ना सिर्फ शकल सूरत से अच्छे थे, बल्कि उनकी कद काठी भी बहुत लंबी चौड़ी और मजबूत थी। उनकी भरी हुई बाहें, मजबूत हाथ मुझे अंदर ही अंदर बेचैन से कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मेरे साथ वह सब करना शुरू किया। उन्होंने मेरे गहने एक एक करके उतारे और उन्हें एक कपड़े में लेकर साइड में रख दिया। उसके बाद उन्होंने मेरे बाकी के कपड़े उतारने शुरू कर दिए और जल्दी से अपने भी सारे कपड़े उतार दिए। मैंने पहली बार किसी मर्द के स्पर्श को अपने बदन पर महसूस किया था, जिसे मैं महसूस करके बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। उस एहसास को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरा पति जिस तरह से मुझे टूट कर चाह रहा था, उससे भी मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि वह मेरी सहूलियत का भी पूरा ध्यान रख रहा था। लेकिन साथ ही साथ मैं जिस तरह से चाहती थी और जितनी ताकत और जोश से चाहती थी, वह वैसा ही मेरे साथ कर रहा था, जिससे मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी अपने पति का पूरा पूरा साथ दे रही थी। इधर ट्रेन की रफ्तार तेज थी और उधर मेरे पति ने मुझ में खुद को समाने के बाद अपनी रफ्तार तेज कर दी थी, जिससे मेरी और उनकी दोनों की सांसें बहुत तेज होती चली जा रही थीं और हम दोनों की गरम गरम सांसें आपस में टकरा रही थीं। उन्होंने मेरे किसी भी अंग को अनछुआ नहीं रहने दिया और मेरे पूरे शरीर को अपने प्यार से सरोवर कर दिया था। कई घंटे तक हमारे बीच मिलन का खेल चलता रहा और मैं उनके प्यार में पूरी तरह से खो गई थी। उन्होंने मुझे टूट कर चाहा। मेरा पूरा बदन उनके प्रेम से भीग चुका था। हमने इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ प्रेम किया था कि हमारा बदन भी बुरी तरह से थकान से टूट रहा था। उसके बाद न जाने कब मिलन की थकान से हम इस कदर चूर हुए कि कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। सुबह के करीब तड़के ही मुझे अपने डिब्बे के बाहर कुछ हल्का सा शोर सा सुनाई दिया, जिसे सुनकर मैं तुरंत ही उठकर बैठी तो मैंने देखा कि मेरे पति डिब्बे में नहीं थे। मैं समझ गई कि वह फ्रेश होने के लिए चले गए होंगे। मैंने तुरंत ही अपने सारे कपड़े पहने और खुद को चुनरी से ढककर मैं जैसे ही बैठी वैसे ही मेरी सास और नंद
और ससुर दंदनाते हुए मेरे डिब्बे में आ गए। वह न जाने किस बात से बुरी तरह से परेशान थे। पहले तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैंने तुरंत ही उन सब के पैर छुए तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। लेकिन फिर मेरी सास कहने लगी कि तेरे गहने सही सलामत तो हैं। उनकी ये बात एकदम से सुनकर मैं भी हैरान सी रह गई, क्योंकि उस वक्त तो मेरे शरीर पर एक भी गहना नहीं था सिवाय मंगलसूत्र के, क्योंकि मेरे पति ने मिलन के समय मेरे सारे गहने उतार दिए थे। मेरी सास ने तुरंत ही मुझे टटोलना शुरू कर दिया तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि मेरे शरीर पर एक भी गहना नहीं था। इससे पहले कि मैं उनसे कुछ भी कह पाती, उन्होंने हाय तौबा मचानी शुरू कर दी कि अब तो हम पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उस चोर ने न सिर्फ हम लोगों को लूट लिया बल्कि बहू के सारे जेवर भी ले गया। हमारा तो लाखों का नुकसान हो गया। मैंने तो बहू के गहनों को लेकर न जाने कितने सपने देख लिए थे कि उन गहनों को पहनकर मैं अपनी रिश्तेदारियों में जाऊंगी और सबको पूरे ठाट से दिखाऊंगी कि मेरे पास भी अब इतने महंगे महंगे गहने हैं। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? हमारा तो न जाने कितने लाख का नुकसान हो गया। रुपए पैसे कपड़े लत्ते से तो हम गए ही, गहनों से भी हाथ धो बैठे। मेरी सास मुझ पर बुरी तरह से चिल्लाने लगी कि तेरी अकल क्या घास चरने गई थी? तू आखिर कर क्या रही थी जो तुझे ये पता ही नहीं चला कि वह चोर तेरे गहने कब उतार कर ले गया? मैं उनसे कहना चाहती थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन मेरी सास तो मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह दहाड़ मार मार कर रो भी रही थी और बुरी तरह से चिल्ला भी रही थी। मेरे ससुर उन्हें बार बार मना कर रहे थे कि वह इतना ज़्यादा हंगामा ना करें, क्योंकि बाकी के लोग भी फिर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे। पर मेरी सास तो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। मेरी सास कहने लगी कि मुझे तो लगा कि इस बहू के कदम हमारे घर के लिए अच्छे हैं, लेकिन ये तो अपशकुनी निकली। अभी तो ये मेरे घर पहुंची भी नहीं है कि हमारा लाखों का नुकसान हो गया। अगर मुझे पहले ही पता होता कि इसके कदम शुभ नहीं हैं, तो मैं कभी भी अपने रमेश के लिए इसे ब्याह कर नहीं लाती। फिर वह मुझसे गुस्से में चिल्लाकर बोली कि तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तेरी इस नादानी की वजह से मेरा न जाने कितनों का नुकसान हो गया। अब तू देख, मैं तुझे रमेश से कहकर कैसा सबक सिखाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। मैं सोचने लगी कि क्या मेरा पति मेरी सास की बातों में आकर अब मेरे साथ बुरा बर्ताव करेगा? अभी तो उसके साथ बिताए हुए मीठे पलों को याद मेरे दिल से उतरी भी नहीं थी कि अब मुझे उसके गुस्से का सामना भी करना पड़ेगा। तभी मेरी सास बोली कि लेकिन ये लड़का भी इतना लापरवाह है कि मैं क्या बताऊं। तभी दो आदमी और मेरे डिब्बे में घुसे, जिनमें से एक आदमी शरीर पर सिर्फ बनियान और एक कच्छा ही पहने हुआ था। उसके बदन पर कोई भी कपड़ा नहीं था और वह ठीक से अभी चल भी नहीं पा रहा था। उसे देखकर पूरी तरह से लग रहा था कि वह शराब के नशे में अच्छे से डूबा है, क्योंकि वह ठीक से अपने दम पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी मेरी सास दूसरे आदमी से कहने लगी कि ये तुम्हें कहाँ मिला? तो वह कहने लगा कि अरे ये तो बाथरूम के डिब्बे में इसी तरह से पड़ा हुआ था। उस चोर ने इसे भी नहीं छोड़ा, उसने इसके भी कपड़े उतार लिए और इतनी महंगी शेरवानी हमने इसके लिए खरीदी थी, और वह चोर तो उस शेरवानी को भी लेकर चंपत हो गया। मैं अभी ये सब भौचक्की सी सुन ही रही थी कि तभी मेरी सास उस नशेड़ी आदमी से कहने लगी, देख रमेश, तेरी लुगाई ने कितनी बड़ी लापरवाही कर दी है। उसने अपने सारे गहने उस चोर के हवाले कर दिए। अरे अगर वह चोर इसके गहने चुरा कर ले जा रहा था तो इसे शोर तो मचाना चाहिए था, लेकिन ये तो न जाने कौन सा नशा करके सोई थी कि इसे कुछ भी पता नहीं चला। मेरी सास के मुंह से ये बात सुनकर मैंने धीरे से अपनी नज़र उठाकर उस नशे में धुत आदमी को देखा, जिसे मेरी सास रमेश कहकर पुकार रही थी। उसकी शक्ल देखते ही मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए।
क्योंकि जिसे वह रमेश और मेरा पति कह रही थी वह इंसान था ही नहीं जिसने मेरे साथ कल रात सुहाग रात मनाई थी और जिसे मैं अपना पति समझकर अपना सब कुछ दे बैठी थी। ये तो एक मोटा और भद्दा सा आदमी था जो कि नशा करे हुए था। उसे देखकर तो मेरे अरमानों पर पानी ही फिर गया। साथ ही साथ मैं ये सब सोचकर भी परेशान हो गई कि अगर कहीं इनमें से किसी को ये बात पता चल गई कि वह चोर मेरे साथ वह सब कर गया जो उनके बेटे को करना चाहिए था, तब तो ये लोग मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। तभी वह दूसरा आदमी कहने लगा कि ये तो सारी रात बाथरूम के अंदर ही पड़ा रहा और ये बहू के पास आया ही नहीं। मेरे ससुर ने तुरंत ही रमेश के ऊपर हाथ उठाते हुए कहा कि ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कर ले। कल की रात तो तेरी बहू के साथ पहली रात थी। कल तो कम से कम तुझे बहू का ख्याल करना चाहिए था, लेकिन तुझे तो नशे की ऐसी लत लगी हुई है कि इसके आगे कुछ भी दिखाई ही नहीं देता है। तूने एक बार भी बहू के बारे में नहीं सोचा कि पूरी रात वह अकेले तेरे बिना कैसे काटेगी। वह कितनी बेसब्री से तेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुझे तो किसी की पड़ी ही नहीं है। ये सब तेरी माँ के लाड़ प्यार के बिगाड़ने का ही नतीजा है, जिसकी वजह से तू किसी की कोई बात नहीं सुनता। मेरे ससुर का इतना कहना था कि तभी मेरी सास ससुर पर चिल्लाकर कहने लगी कि खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे से कुछ भी कहा इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तो इस लड़की की है। इसने अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा होता तो आज हमें लाखों का नुकसान नहीं होता। मैं मन ही मन सोचने लगी कि आखिर ये मेरे साथ एक ही रात में क्या हो गया। वह चोर न सिर्फ मेरे गहने ले गया बल्कि मेरी इज्जत को भी लेकर चला गया और ऊपर से मुझे इतने बुरे ससुराल वाले और इतना बेकार पति मिला है कि मैं क्या बताऊं। तभी मुझे याद आया कि वह चोर मेरे गहने जब उतार रहा था तो उन्हें एक छोटी सी पोटली में रखता जा रहा था। शायद वह इसीलिए ऐसा कर रहा था ताकि मेरे साथ वह सब करने के बाद वह पोटली लेकर वहां से चुपचाप चला जाए। मैंने तुरंत ही इधर उधर नज़र दौड़ाई। तभी मुझे एक लाल रंग का कपड़ा सीट के नीचे नजर आया। मैंने झुककर तुरंत उस कपड़े को खींचा तो वह वही पोटली थी जिसमें उसने सारे गहने रखे हुए थे। मैंने जैसे ही उस पोटली को खोला तो उसमें मेरे सारे गहने निकल आए। मैंने जब उन गहनों को निकाल कर देखा तो मेरी सास ने एक लालची औरत की तरह तुरंत ही उन सारे गहनों को मुझसे छीन लिया और उसकी आंखें लालच से चमकने लगीं और वह खुश होकर कहने लगी कि अरे वाह, गहने तो चोरी नहीं हुए हैं। मैं तो अब तक इसी सोच में मरी जा रही थी कि मेरे लाखों के गहने कहाँ चले गए। शुक्र है मेरे लाखों के गहनों को कुछ भी नहीं हुआ। मैं सोचने लगी कि मेरा पिता की मेहनत की कमाई से बनवाए हुए गहनों पर ये कैसे बेशर्मी से अपना हक जमा रही हैं। उसके बाद वह मुझसे कहने लगी कि जब तुझे पता था कि तूने ये गहने पोटली में नीचे करके रखे हुए हैं तो मुझे अभी तक क्यों नहीं बताया? मैं कब से इन गहनों के लिए कितनी परेशान हो रही थी। क्या मुझे हार्ट अटैक आ जाता उसके बाद ही तू बताती? मैंने धीरे से कहा कि माँ जी, मैं तो कब से आपको बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप तो मुझे बोलने ही नहीं दे रही थी। मेरी ये बात सुनते ही मेरी सास कहने लगी कि मुझे जवाब देती है। खबरदार, जो मेरी बात का तूने पलट कर जवाब दिया। मेरे ससुर ने तुरंत ही मेरा पक्ष लेते हुए कहा कि इसमें बहू गलत क्या कह रही है? तुम उसे उतनी देर से बोलने भी तो नहीं दे रही थी, तो आखिर वह भी बेचारी क्या करती? तुम ही देख लो, हमें कितनी समझदार बहू मिली है। उसने पहले ही अपने सारे गहनों को उतार कर एक तरफ सुरक्षित रख दिया था। अगर वह ऐसा ना करती तो शायद वह चोर इसके गहने भी लेकर चंपत हो जाता। इस बात पर मेरी सास मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगी, कहने लगी कि अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन रुपयों का और कपड़े लत्तों का तो नुकसान हो ही गया, तो अब क्या किया जाए? ये सब इसके मनहूस कदमों की वजह से हुआ है।
मैंने तुरंत ही तपाक से अपनी सास से कहा, माँ जी, अब इसमें क्या किया जा सकता है? किसे पता था कि चोर ऐसा कर जाएगा? अब चाहे जो भी हो, अब आखिर हूँ तो मैं आपके ही घर की बहू, आपके ही घर की इज्जत। तो अब मैं चाहे जैसी भी हूँ, लेकिन अब तो मेरा नाम आपसे जुड़ गया है, तो अब कुछ भी नहीं किया जा सकता है। मैंने भी अपनी सास पर उसी बात का पलटवार किया जो उन्होंने शाम को मेरे लिए कही थी। पहले तो मैं मन ही मन इस बात को लेकर बहुत ही शर्मिंदा थी कि एक चोर मेरे साथ वह सब कर गया, लेकिन अब मैं बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं थी। मैं यही सोचने लगी कि इनके जैसे लोगों के साथ यही होना चाहिए। मेरी शादी एक ऐसे भद्दे इंसान से करवा दी गई जिसे नशे के अलावा कुछ नहीं सूझता। कम से कम मुझे एक बार ही सही, लेकिन असली मर्द का सुख तो मिला, और उस सुख को मैं जिंदगी भर अपने अंदर महसूस करके रह सकती हूँ। सच में, चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह असली मर्द था। उसने मुझे जो सुख दिया वह ये मोटा भद्दा आदमी कभी भी नहीं दे सकता। मेरे जैसी खूबसूरत लड़की को उसके जैसा ही आदमी मिलना चाहिए था, लेकिन मेरी फूटी किस्मत जो मुझे ऐसा पति मिला। लेकिन कम से कम मेरी पहली रात खराब तो नहीं हुई, और उस चोर ने मेरे साथ भी इतनी वफादारी तो निभाई कि उसने मेरे साथ वो सब करने के बाद भी मेरा एक भी गहना लेकर नहीं गया। यही सोचकर जब मैं मन ही मन मुस्कुराने लगी तो मेरी सास मुझसे बोली कि तू इतना मुस्कुरा क्यों रही है? तो मैंने बहाना बनाते हुए कहा कि वो दरअसल, माँ जी, मैं खुश हो रही हूँ कि हमारे गहने बच गए और अब आप अपने रिश्तेदारी में इन गहनों को पहनकर आराम से जा सकती हैं। मेरी इस बात पर मेरी सास बोली, हाँ, ये तो तू ठीक कह रही है। और उसके बाद वह सब मेरे डिब्बे से चले गए। मेरा पति भी मेरे ससुर के साथ डिब्बे से बाहर चला गया, और मैं एक बार फिर चुपचाप खिड़की के पास बैठकर बाहर के नज़ारे को देखने लगी और मन ही मन गुनगुनाने लगी। तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा लिखी हुई ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।